हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में, बटे मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पी और क्यू, पी ये वाला पी जो लिखा है, ये पी कुछ इस टाइप से है, वो हिंदी में लिखा गया पी, और क्यू पूर्णांक है, तथा दोनों के बीच का एचसीएफ जो होता है वो 1 होना चाहिए, और जो क्यू का मान, जो बटे की संख्या होती है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगला बात करें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म ना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे संवृत की। संवृत, संवृत इस इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब जो भी संख्या आप ले रहे हो, जैसे आप परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है ना, ये संख्याएं लोगे तो वो जो आंसर निकालते हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग करने में जो आंसर निकलेगा, वो इन्हीं संख्याओं के अंदर आना चाहिए। जो भी लिए हैं वो आंसर उसी संख्या के अंदर मिलना चाहिए। जैसे मैंने लिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ऐसे कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। वे संख्या, सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती। चेक करते पूर्ण संख्याएं किस किस के लिए संवृत होती है। योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए संवृत होती है या नहीं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ योग की। योग, अगर योग करते इनमें से किसी भी संख्या को लो, जैसे मैंने ले लिया 2 में यदि मैंने 3 जोड़ दिया तो आंसर मुझे मिला है 5, और 5 मुझे यहीं पे इसी संख्या के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरा मैंने ले लिया 5 और इसमें जोड़ दिया 7। अगर मैं यहाँ पे 5 7 को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 12, और 12 कहीं ना कहीं इन संख्याओं में आगे आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ है? जो पूर्ण संख्याएं होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, वो योग के लिए संवृत है, संवृत है ना, योग के लिए संवृत होती है। व्यवकलन की बात करें, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। व्यवकलन का मतलब होता है, सीधी सी बात है, घटाना। अगर इनमें से किसी भी संख्या को लेके आपस में आप घटाते हो, जैसे मैंने यहाँ से कोई संख्या ले लिया, सपोज मैंने ले लिया यहाँ से 3। 3 में से यदि मैं 4 घटाऊंगा तो आंसर आएगा -1, और -1 इन संख्याओं में कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से 5 में से यदि मैं 6 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे पास -1। -1 भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो, अगर उन दोनों को आपस में घटाने पर अगर आपको आंसर उन्हीं संख्याओं के अंदर मिलता है तो वो संवृत है, अन्यथा संवृत नहीं है। तो जो व्यवकलन होता है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत नहीं होता है, योग संवृत होता है। अगले बात करते हैं अपन गुणन की। गुणा, अब इनमें से कोई भी संख्या उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 2 और 3 का गुणा मैंने किया। इनमें से 2 संख्या ले लिया मैंने, 2 और 3 गुणा किया, मुझे मिला 6। 6 यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि 5 के बाद में क्या आएगा? 6 7 आएगा, 8 आएगा, है ना, ऐसे आएंगे तो ये 6 यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी कोई सी और संख्या अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, सपोज मैंने लिया 5। 5 और मैंने 4 दोनों का गुणा किया, आंसर आएगा मेरे पास 20, और 20 भी यहाँ कहीं ना कहीं इन संख्याओं में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो पूर्ण पूर्ण संख्याओं के लिए जो आपका गुणन होता है वो संवृत होता है। दूसरी बात करते हैं भाग की। क्या भाग पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत होता है या नहीं होता है? मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने लिया 2 में यदि मैं 3 से भाग दूंगा ये बटे वाली संख्या आएगी। ऐसे मैंने ले लिया 5 में यदि मैं 7 से भाग दूंगा तो ये बटे वाली संख्या बनेगी। तो ये संख्याएं क्या होती है? बटे वाली संख्या आपको इन संख्याओं के अंदर, जैसे ये संख्या दिखाई दे रही, इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगी, इसलिए जो आपका गुणन होता है वो भाग होता है वो भी क्या होता है? संवृत नहीं होता है। व्यवकलन संवृत नहीं होता है, और योग संवृत होता है। और कौन संवृत होता है? गुणन संवृत होता है। दो इनके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। अगली बात करते हैं अपन इसी में,
अगली किसकी बात करते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपको तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या आखिर होती क्या है। ऐसी संख्याएं जो जीरो से पॉजिटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 4 5 पॉजिटिव कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी, अनंत तक जाए, और नेगेटिव भी कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। दोनों ही साइड अनंत तक जाए। प्लस और माइनस की सभी संख्याएं पूर्णांक होती है ना, माइनस में भी और प्लस में भी। ये अनंत तक जाती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे तक जाएगी। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये कहाँ तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब इनमें से आप किन्हीं भी संख्याओं को उठा लो, है ना, जो समृद्ध है कि नहीं, हमको चेक करना है इनको कि समृद्ध है कि नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से दो संख्या लिया कोई सी भी, जैसे मैंने दो संख्या ले लिया, मैंने सबसे पहले योग के लिए चेक कर, योग के लिए मैंने ले लिया -5 में यदि मुझे जोड़ना है -4, अगर -5 और -4 को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा -9, क्योंकि माइनस और माइनस संख्याएं जुड़ती है और आंसर भी माइनस में ही आता है। तो यहाँ माइनस, क्योंकि -9 यहाँ कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा इसके आगे। दूसरी संख्या लेता मैंने, जैसे ले लिया 1 और मैंने ले लिया -1, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 0 आएगा, और 0 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए जो आपका योग होता है पूर्णांक संख्याओं के लिए, योग क्या होता है? समृद्ध होता है। व्यवकलन की बात करें, व्यवकलन मतलब घटाओ, घटाने मैंने ले लिया एक 5 ले लिया, और 5 में से यदि मैंने घटा दिया 3 तो आंसर मिला मुझे 2, और 2 यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने ले लिया -5, -5 में से यदि मैंने -4 घटा दिया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? -5 में से -4 घटाया, ये देखो -5 और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, प्लस का 4, 5 -5 में से 4 गया तो -1, और -1 यहाँ देखने को हमको मिल रहा है। तो व्यवकलन, है ना, व्यवकलन भी करोगे, घटाओ भी, इनमें से किसी भी संख्या को लेकर आपस में घटाओगे तो वो भी क्या होगा? समृद्ध होगा। ध्यान रखना, पूर्ण संख्याओं के लिए ये समृद्ध नहीं था व्यवकलन, पर पूर्णांक संख्याओं के लिए समृद्ध है। अब गुणन की बात करते हैं। गुणन मतलब गुणा, जैसे मैंने -3 ले लिया और दूसरा ले लिया -5, माइनस गुणा में माइनस और माइनस मिलकर बनते हैं प्लस, और 5 का गुणा 3 में किया तो 15, और 15 यहाँ कहीं ना कहीं आपको इधर पॉजिटिव में 15 कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगा। किधर मिलेगा 15 देखने के लिए? इधर पॉजिटिव की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव में आपको कहीं ना कहीं 15 आगे देखने को मिलेगा। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन समृद्ध होता है। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं, है ना, कोई भी संख्या, अगली संख्या मैंने ले लिया, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, अगली संख्या मैंने लिया यहाँ से भाग की बात करते हैं ना, भाग के लिए ये समृद्ध है या नहीं। भाग में बात करेंगे, वही बात हो गई, 5 में यदि मैं 2 से भाग दूंगा तो बटे वाली संख्या मिलेगी हमको। -3 में यदि मैं यहाँ से किसी, मान लो 1 से भाग दिया तो आपको ये बटे वाली संख्या, इस टाइप की संख्या मिलेगी, जो कि यहाँ पे एक मत लो, हम ले लेते हैं 4, अगर 3 में 4 से भाग दिया तो आपको बटे वाली कुछ इस टाइप की संख्या मिलेगी, जो कि हमको इन संख्याओं में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो भाग होता है वो समृद्ध नहीं होता है, भाग होता है वो क्या होता है? समृद्ध नहीं होता है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध कौन कौन होता है? योग होता है, व्यवकलन होता है, गुणन होता है, भाग समृद्ध नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या, हमारा टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होता है। परिमेय संख्या की बात करते हैं, योग के लिए चेक करते हैं, सबसे पहले योग के लिए चेक करते हैं कि समृद्ध है या नहीं। तो मैंने ले लिया 1/2 में यदि मैं 2/3/4 जोड़ता हूँ, जोड़ते कैसे हैं आपको पता होगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का गुणा 1 में करो, 2 का गुणा 3 में करो, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4 का गुणा 2 में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का गुणा 1 में तो 4 आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 आएगा बटे में, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 आएगा। 6 और 4 10 हो गया, 10 और बटे में 8। अब ये कट रही है, काट दो, 2 से कट रही, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 5/4 प्राप्त हुआ। मतलब हमको बटे की संख्याओं को आपस में जोड़े तो हमको बटे वाली संख्या ही मिली है। इसका मतलब क्या हुआ है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने पर हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए योग जो होता है परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध होता है।
अगली बात करते हैं व्यवकलन की। व्यवकलन मतलब घटाव की। घटाव क्या समृद्ध होता है या नहीं। जैसे मैंने ले लिया 3/4 में से मैं यदि घटाऊंगा 2/5, फिर वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 3 में गुणा, माइनस लगाओगे, 4 का 2 में गुणा और बटे का बटे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का गुणा 3 में करोगे 15 आंसर, माइनस का साइन, 4 का गुणा 2 में करोगे 8 और बटे में 5 चौक 20 आंसर। 15 में से 8 गया 7 बटे में 20, 7/20। देखो घटाने पर हमको क्या मिली, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो हमको क्या मिला, इसका मतलब क्या है, व्यवकलन परिमेय संख्याओं के लिए जो घटाव होता है परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध होता है। वही संख्या ले रहे, जो संख्या ले रहे हैं वो संख्या उसी के अंदर हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि वो समृद्ध है ना। समृद्ध का सीधा सा मतलब है कोई एक बैग है। समृद्ध का सीधा मतलब कोई एक बैग है, इस बैग में से दो चीज़ें आपने निकाले और उनको दो है ना, इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं रखी हुई है और उन संख्याओं को आपने निकाले और उन संख्याओं को, दो संख्याओं को निकाले और उनको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में वो क्या निकला, वो जो आंसर निकला वो उसी बैग के अंदर होना चाहिए, उसको बोलते हैं समृद्ध, है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा आपके लिए, ठीक है। अगर बात आपने घटाव की बात कर रही, गुणा की बात करते, गुणा में देखो 2/3 में यदि मैं 4/5 का गुणा करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको। गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे गुणा करते हैं। जैसे मैंने गुणा किया, 3 का गुणा 4 में किया तो कितना आएगा मेरे पास 8, 5 का गुणा 3 में करोगे तो मेरे पास आएगा 15, 5 या 15। तो ये देखो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमको परिमेय संख्या मिली है। बटे की वाली बटे की संख्या है, देखो भिन्न है, भिन्न का भिन्न में गुणा किया हमको भिन्न मिली। इसका मतलब क्या है कि जो गुणा होता है वो भी परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध होता है। अगला बात करते हैं अपन भाग की। अब भाग की बात करते, देखो भाग में एक चीज़ याद रखना, भाग को अपन गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 1/2 में यदि भाग दूंगा मैं 4/5 से तो मुझे क्या मिलेगा। अगर इसको गुणा में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1/2 गुणा में बदलोगे तो जो बटे की संख्या होती है वो पलट के ऊपर चले जाएगी। जैसे 5 बटे में है तो ऊपर चला गया और 4 अंश ना ऊपर है तो नीचे चला गया, ठीक है। ऊपर वाली को बोलते हैं अंश, नीचे वाली की संख्या को बोलते हैं हर। अंश और हर, हर चला जाएगा ऊपर और अंश चला जाएगा नीचे। अब इनका गुणा कर लो, 5 एकम 5 और 4 दूना 8। ये संख्या देखो, बटे वाली भिन्न को भिन्न में गुणा करने पर हमको भिन्न ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमेय संख्या होती है वो भाग के लिए भी समृद्ध होती है। अब हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे चार्ट में ना, चार्ट में देखते हैं कि कौन कौन किसके परिमेय संख्या की बात करते हैं। देखो परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्याओं में कौन कौन समृद्ध होता है। परिमेय संख्या में योग समृद्ध होता है ना। योग क्या है, समृद्ध है। व्यवकलन भी समृद्ध है, गुणन भी समृद्ध है और भाग भी समृद्ध होता है। ये है परिमेय संख्याओं के लिए। क्लियर इतनी बात। अगली आगे की बात करते हैं अपन, है ना। दूसरी बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखो आगे आपके टॉपिक में आगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होता है, क्रम विनिमयता मतलब दो संख्याओं को जोड़, पहली दो संख्याओं को जोड़ने के बाद, जैसे मैंने 2 और 3 को जोड़ा, आंसर आया मेरे पास 6। अगर इनका क्रम बदल दूं, जैसे मैंने 3 का 2 में गुणा किया, 3 को 2 में, सॉरी मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे, 1 सेकेंड, अपने जोड़ना था, ठीक है, जो गुणा कर दिया। अगर मैंने 2 को और 3 को जोड़ा, आंसर आया 5। 3 को और 2 को जोड़ा, आंसर आया मेरे पास 5। देखो पहले 2 को 3 में जोड़ा, फिर 3 को 2 में जोड़ा, आंसर बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लस होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन, जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणा, गुणा करके देखो, है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। दो संख्याएं लेना कोई भी, उनका गुणा करना, फिर उनको पलट देना, पलटने के बाद में भी गुणा करना, क्या आंसर बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। ऐसे ही आपको घटाव का भी चेक करना है, ऐसे ही आपको भाग भी चेक करना है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या आता है, सवाल को सरल बनाने के लिए हम साहचर्य नियम का पालन का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। साहचर्य नियम, तीन संख्याएं कोई भी, जैसे 2, 3 और मैंने ले लिया 1, 5, पहली दो संख्याओं को जोड़ो,
और उसको अगली संख्या में जोड़ दो, है ना। दोनों संख्या जैसे मैंने 2 और 3 को जोड़ा, आंसर आया 5, 5 को फिर अगले इस 5 में जोड़ूंगा, आंसर मिलेगा मुझे 10। ऐसे ही मैंने ले लिया 2 + 3 + 5। अब आखिरी की दो संख्याओं को पहले जोड़ लेता हूँ मैं, 5 और 3 हो जाएगा मेरे पास 8, और 8 और 2 फिर मिलेगा मुझे 10। देखो 10 और 10 बराबर आया, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ सहचर्य नियम का पालन करता है, जोड़ सहचर्य नियम का भी पालन करता है। इसी प्रकार इसको आपको चेक करना है, गुणा को चेक करना है और भाग को भी आपको चेक करना है। आगे चलते हैं अपन, शून्य की भूमिका क्या होती है। शून्य शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमको वही संख्या मिलती है। जैसे 2 को मैंने 0 में जोड़ा, मुझे क्या मिल गया, 2 ही मिलेगा। या 0 को 2 में जोड़ूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दो, आंसर हमको वही प्राप्त होता है। तो नीचे मैंने लिखा है कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक, जोड़ने पर जो हमको वही संख्या मिल रही, इसलिए हम इसको क्या, 0 को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। अब है ना, 0 को किसी भी संख्या में, तो योज्य तत्समक कौन होता है, 0। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक की बात करें तो 0 होता है। किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। गुणन तत्समक, है ना। अब एक की बात करें, एक को किसी भी संख्या में गुणा कर दो, वही संख्या मिलेगी। एक को किसी भी संख्या में गुणा कर दो, हमको वही संख्या मिलेगी, है ना। एक का 10 में गुणा करो, हमको 10 मिलेगा। एक का 20 में गुणा करो, हमको 20 मिलेगा, है ना। तो एक जो होता है, एक का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है। एक को किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक को गुणन तत्समक कहते हैं। एक का किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, इसलिए एक को गुणन तत्समक कहते हैं। यदि अब अगले, यदि किसी संख्या की ऋणात्मक को इसी संख्या में जोड़ा जाए तो शून्य प्राप्त होता है। जैसे मैंने 2, अगर 2 का उल्टा -2 को उसमें आपस में इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मैं सीधे सीधे समझाऊं आपको, यदि मैंने 5 लिया, 5 का उल्टा क्या हो गया, -5। अगर मैं 5 में -5 को जोड़ दूंगा तो आंसर मिलेगा मुझे 0। यदि कोई संख्या लिया और उस संख्या को उसके उल्टे में जोड़ोगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। जैसे ए में मैंने -a जोड़ दिया तो आंसर मुझे मिला 0। तो यहाँ पर जो a होता है वो -a होता है और a का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। अगर मैं बात करूँ योज्य प्रतिलोम क्या होता है तो आपको बताना है कि सर यदि किसी संख्या का उल्टा उस संख्या में जोड़ने पर, है ना, किसी संख्या का उल्टा उस संख्या में जोड़ोगे तो उस संख्या का वो क्या कहलाएगा, और जोड़ने पर अगर आपको 0 मिलता तो उस संख्या के लिए वो क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1.1 की, जो सवालों को हम समझेंगे। अभी हमने क्या समझे, पूरी परिभाषाओं के बारे में समझ लिए हैं। अगले वीडियो में हम 1.1 को कवर करेंगे और उसमें सभी सवालों को समझेंगे। इन्हीं सवालों के ऊपर वो सब, ये अगर इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आई हो तो वो सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।